चलो अच्छा, जनगणना पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के आंकड़े देखते हैं और भारत के कुछ इसमें जनगणना की शुरुआती दृष्टिकोण देख लेते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार अगर जनगणना कराई गई थी वो कहां पर कराई गई थी? एक देश है, इसका नाम है स्वीडन। तो विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन हो गया? स्वीडन। 1749 में उनके यहां जनगणना पहली बार कराई गई। फिर बात आती है कि हमारे देश में जनगणना का कोई प्रमाण मिलता है तो हमारे देश में एक अर्थशास्त्री एक किताब लिखा है, खैर अर्थशास्त्री तो नहीं थे लेकिन किताब का उनकी नाम क्या है? अर्थशास्त्र। किताब के लेखक कौन है? चाणक्य। ये चाणक्य का एक शिष्य है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस किताब पे उल्लेख करते हैं कि इसके पास 6,40,000 पैदल सिपाही थे जिससे इसने उत्तर से दक्षिण तक के राजाओं क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है पहली बार हमारे देश में जनसंख्या को लेकर पहली बार अगर कोई आंकड़ा है वो किस किताब में आया है? अरशद। उसके लेखक कौन है? फिर मिडिवल हिस्ट्री में एक जगह एक किताब लिखी गई है उसका नाम है अकबर नामा। इसी का एक भाग है, उससे कहते हैं आईने अकबरी। इसके लेखक है, उनका नाम है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने भी अकबर के टाइम पर एक जनसंख्या का आंकड़ा दिया है। तो पूछे किन किताबों में या किन राजाओं के समय जनसंख्या के आंकड़े दिए गए थे? तो एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय और एक कौन सा है? अकबर के समय। लेकिन हमारे देश में जो जनगणना की शुरुआत होती है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली बार जनगणना होती है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताता है कि दूसरी वाली कब होगी, कितने साल बाद होगी, ऐसा कोई डाटा नहीं देता है। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। फिर इसके बाद एक व्यक्ति बनता है भारत का वायसराय 1880 में। वो कहता है कि जनगणना बहुत जरूरी चीज है, हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। उसने फिर अपनी जनगणना कब करवाई? 1881 में। और कहा हर 10 साल बाद होगी। तो पहली नियमित जनगणना किसने कराई? रिपन ने। और पहली जनगणना किसने कराई? मेयो ने। फिर एक साल ऐसा है हमारे देश में, वो साल है 1921 का साल। जितने लोग 1911 में थे और जब 1921 की जनगणना करी गई तो लोगों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इसे कहा गया महाविभाजक वर्ष कहा गया। फिर एक साल और आया, वो साल है 1951 का। यहां पर क्या हुआ? जनसंख्या धीरे से ग्रोथ करना शुरू कर गई, वृद्धि होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारा देश क्या हो गया था? आजाद। तो आजादी का लोग लुप्त उठा रहे थे, जनसंख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। जनसंख्या खैर पहले भी बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक समस्या थी उस टाइम पर कि लोगों के बच्चे 7, 8, 9, 10, 11 आम बात हुआ करती थी। लेकिन उसमें से जीवित बचते थे 2, 3, 4 बचते थे। कुछ डिलीवरी के टाइम से एक राजा का नाम सुना होगा, शाहजहां का नाम सुना होगा। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? मुमताज नहीं नाम था। तो मुमताज के 14वें बच्चे की डिलीवरी थी, तब उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पर ना 14, 15 मतलब आम बात है। जब राजा साफ संदेश दे रहे हैं तो जनता भी देगी। तो उस 14 में से 7 जिंदा थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां, 7 निपट गए थे। तो मृत्यु दर क्या थी? ज्यादा थी। अब हमारे देश ने क्या कर लिया है? मृत्यु दर पर नियंत्रण ले आई है। अब लेकिन लोग समझा रहे कि भैया जन्म दर भी क्या करना है? कम करना है। लोग खैर समझदारी दिखा रहे हैं और जनसंख्या जो है कम हो रही है, पर जितने रेशियो से कम होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ना लोग जैसे एक लड़का हो गया तो लोग सोचते हैं कि जोड़ी भर जाए, कभी बीमार हो जाए, कोई अन्य कारण हो गया तो कम से कम एक और है। तो अगर इस अपने हिंदू धर्म में एक मानता है कि जो मोक्ष मिलता है वो लड़के से मिलता है, अगर अंतिम संस्कार लड़की करेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इस आधार पर कई लोगों के 3, 4 अगर लड़कियां हैं तो जब तक लड़का नहीं प्राप्त कर लेते, चाहे 6, 7 लड़कियां हो जाए, वो लगातार जारी रहते हैं। इस्लाम धर्म में अगर बात करें तो वहां पर कहा जाता है सब अल्लाह दे रहा है, तो इसलिए वो शुरू रहते हैं अपना। तो अपना अपना धर्म है और सरकार आज भी समझा रही है कि भैया परिवार नियोजन क्या है, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं वो सब भगवान दे रहा है, इसमें हमारा क्या दोष है। तो चलो सब कुछ डाटा लिख लेते हैं। तो हर देश की स्थिति आती है, जैसे हमारे देश में ना इस बार एक बेहतरीन स्थिति वाला एक देश राज्य बन गया जिसका नाम है नागालैंड।
पिछले साल की जो जनगणना हुई थी 2001 की, और 2011 में वहां पर जनसंख्या क्या हो गई है, घट गई है। और कई देश जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है कि उनकी जनसंख्या हर साल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उन लोगों ने नए नए ऑफर चला दिए, जैसे रूस है, उसने नए ऑफर चला दिए हैं कि जिस महिला के 10 बच्चे होंगे उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा, 50,000 रूबल दिए जाएंगे, बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में सरकार अगर कोई योजना ऐसी लॉन्च कर दे तो अभी देखोगे ना, फ्रांस की सरकार जो यूरोपीय कंट्री है वो लगातार जो है ब्रेक दे रही है, काम का जो घंटे हैं उसमें दोपहर को 2-2.5 घंटे दे रहे कि आप घर जाइए, आप थोड़ा घर में ध्यान दीजिए। लेकिन समस्या एक बात की है कि जैसे आजकल की तारीख की बात करें हम लोग, तो आपके घर में कमरे ज्यादा हैं या पहले, आज से पहले बाबा लोगों के टाइम में कमरे ज्यादा होते थे? अब लोगों के पास कमरे ज्यादा है, पहले कच्चे घर होते थे तो एक दो कमरे होते थे और उसमें राशन भरा होता था, उसमें कंडा और भूसा भरा होता था, तो रहने के लिए जो कमरा होता था एक दो होता था। अब जब एक कमरा होगा, पति पत्नी साथ होंगे तो बच्चे ज्यादा ही होंगे। अब लेकिन जो है आरामदायक संसाधन भी ज्यादा है, कहीं कोई मोबाइल चला रहा है, कोई अपना यूट्यूब फेसबुक चला रहा है, इस चक्कर में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम हो रही है। लोगों का दिमाग बांटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पहले केवल मनोरंजन के साधन ही कुछ थे, तो इस चक्कर में जनसंख्या जो थी वो बढ़ रही थी। आप चलते हैं भैया, लिख लेते हैं सब पहले। चलो सब पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, विश्व में पहली बार जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। विश्व में पहली बार जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। विश्व में पहली बार जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। जबकि भारत में पहली बार जनगणना 1872 1749, जबकि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो पहली बार जनगणना किस वायसराय ने कराई थी? लॉर्ड मेयो। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और हो सकता है, पूछेगा कि कौन सा वायसराय था जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी? तो इसकी हत्या ये एक बार गया था अंडमान निकोबार। वहां पर एक जेल है, उस जेल का नाम है सेलुलर। क्या नाम है? यहीं पर एक कैदी था, उसने जेल के अंदर से इसको चाकू मार दी, इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो नोट करके लिख लेना, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम क्या हो गया? विजयपुरम नाम हो गया। लॉर्ड मेयो की सेलुलर जेल में हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की सेलुलर जेल में हत्या कर दी गई थी। सेलुलर जेल में हत्या कर दी गई थी। तो पहली जनगणना भारत में कब हुई है? 1872 में। अब पूछेगा नियमित पहली बार कब हुई है? तो 1881 में। तो अगला पॉइंट लिख लो, भारत में पहली नियमित एवं दशकीय जनगणना। भारत में पहली नियमित एवं दशकीय जनगणना, दशकीय का मतलब है 10 साल बाद होगी, है ना। पहली नियमित एवं दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। अब रिपन से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में नगर पालिका की स्थापना किसने करी थी? तो किसके द्वारा करी गई है? रिपन द्वारा। तो पूछेगा जो नगर निगम है या ग्राम पंचायत है वो हम लोगों के सबसे नजदीकी वाली सरकार होती है,
जैसे गांव में रह रहे हैं तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? प्रधान जी के पास जाएंगे। तो गांव में एक व्यवस्था है ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। शहरों में एक व्यवस्था है, जैसे एक नाम सुनते होंगे नगर पालिका, नगर निगम, है ना। तो शहरों पर या कस्बे पर होती है, वहां पर आपको पार्षद मिलेगा, मेयर मिलेगा वहां पर। तो ये दोनों क्या है, हम लोगों के नजदीक है। विधायक से जल्दी मिल सकते हैं कि प्रधान जी से? तो इस व्यवस्था को कहते हैं स्थानीय सुशासन। क्या कहते हैं? तो पूछेगा स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो एक पॉइंट लिख लो, इस पर लिख लो, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। कई बार आदमी अच्छा बनने का प्रयास करता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो अपने लोगों के लिए खिलाफ चला जाता है। कई बार ऐसा, ये भी बढ़िया आदमी था, भारत वालों के लिए ज्यादा थोड़ा सोच गया। अब जब भारत वालों के लिए ज्यादा सोच जाएगा तो अंग्रेज क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो हमारे देश में 2 बार अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। तो अंग्रेजों का रंग कैसा होता है? गोरा। तो उसे कहा गया श्वेत विद्रोह कहा गया है। श्वेत विद्रोह 2 बार हुआ है। एक बार हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध से पहले जितने भी अंग्रेज कर्मचारी थे सबको इंग्लैंड से क्या मिलती थी? सैलरी मिलती थी। अब युद्ध जीत गए तो बंगाल पर इन लोगों क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो इनको सैलरी सब सिपाहियों को मिलने लगी, बंगाल से भी और इंग्लैंड से। इसने कहा कि नहीं, कुछ दिन बाद इसको पता चला, इसने कहा सैलरी कितनी जगह से लोगे? एक, चाहे बंगाल से लो चाहे इंग्लैंड से लो। तो अभी तक लोग क्या मिले थे? डबल सैलरी। और जब एक सैलरी बंद कर दी जाएगी तो अंग्रेज क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। तो पूछेगा पहला श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? लेकिन ये उस टाइम पर बंगाल का केवल क्या था? गवर्नर था। और ये क्या है? भारत का वायसराय है। इसने एक बिल लेकर आ गया था, बिल का नाम था इल्बर्ट बिल नाम था। इल्बर्ट बिल का मतलब था, जैसे उस टाइम पर भारत के लोगों पर जब भी मुकदमा होता था तो अंग्रेज जज हुआ करता था, वही सुनता था, वही सजा देता था। इसने कहा हम एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, बिल का नाम है इल्बर्ट बिल। जब अंग्रेजों पर मुकदमा होगा तो जज बनेंगे भारतीय। इस बात से अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए। किससे? रिपन से। तो पूछेगा कि श्वेत विद्रोह किसके किसके समय हुआ? तो एक याद रखेंगे क्लाइव और दूसरा रिपन। किस कारण हुआ था? तो बिल पूछेगा नाम, उसका नाम क्या है? इल्बर्ट बिल। अब एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। वहां पर अंग्रेजों ने कमीशन बनाया था, आप लोगों को शायद याद हो। क्या नाम था? साइमन ने, उसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? तो पूछेगा अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया था? कई बार आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा हंटर कमीशन किसने बनाया? हो सकता है वहां पर जलियांवाला कांड का कोई ऑप्शन ना हो। तो एक हंटर कमीशन और है, वो हंटर कमीशन का संबंध है विश्वविद्यालय खोलने से, शिक्षा से। वो कौन लेकर आया था? रिपन ले आया था। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन आया था, डलहौजी लेकर आया था। ऐसे पूछेगा हंटर कमीशन शिक्षा वाला कौन लेकर आया था? तो रिपन लेकर आया था। ठीक है। इन्हीं के बाद क्या हुए हमारे देश में विश्वविद्यालय जो खोले गए हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब खोला गया? किसी को पता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में खोला गया है। और ये जो बिल लेकर आया था वो कब लेकर आया था? 1882 में। तो पूछेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस कमीशन की सिफारिश पर खोला गया था? हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन कौन लेकर आया था? और जब पूछेगा कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था, तब आपको हंटर कमीशन फिर से उत्तर देना है। लेकिन पूछेगा जब विश्वविद्यालय का नाम लेकर पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रिपन। सन क्या हो जाएगा? 1882। मतलब आदमी क्या है? बढ़िया आदमी है रिपन। तो इसने क्या करवा दिया? भारत में जनगणना शुरू करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक साल ऐसी ही क्या हो गई, जनसंख्या हमारे देश में घट गई। उसको लोगों ने कह दिया महाविभाजक वर्ष कह दिया। जनसंख्या घटी है तब क्या कहा जाएगा? महाविभाजक। बस घटने का एक कारण है कि मृत्यु दर थी उस टाइम पर क्या हो गई थी? जन्म दर से भी ज्यादा हो गई है। तो लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब अमूमन जैसे ये जो 2025-26 या 2020-25 के बाद आप देख रहे हैं, ज्यादातर जो नौ दंपति है, शादीशुदा लोग ज्यादातर हैं, वो अक्सर जाते होंगे
डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब भारत कुछ उसी ओर बढ़ रहा है। जनसंख्या तो अभी बढ़ेगी, समस्या सबको नहीं हो रही, कुछ है लोगों को हो रही है, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे दंपति होंगे जो माता पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका खान पान और रहन सहन वो सब क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो ऐसे ही क्या होगी, धीरे धीरे जनसंख्या नियंत्रण में आएगी। जनसंख्या हमारे देश में जब बहुत साल घटेगी, तब हम लोग क्या होंगे, कंट्रोल में आएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है, भारत है। भारत में 65% आबादी कैसी है, जो युवा है। अब चाइना आप चले जाओ तो वहां पर 65% आबादी है, वो वृद्ध हो गई है। इसीलिए उनके यहां पॉलिसी चेंज कर दी कि उनके यहां एक बच्चे की पॉलिसी थी, लेकिन अब चाइना ने कहा है 2024 से कि जिनको 2 बच्चे चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सरकार को सूचना देनी पड़ेगी, हम दूसरा बच्चा चाहते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है वहां पर। ऐसे किसी के एक बच्चा अगर है तो ज्यादा लाभ पैदा करेगा उसको, तो धूप में निकलने से बचाएगा, भैया न जाना, सेना भर्ती होने से बचाएगा। तो बड़े प्यार से पाले जाते हैं ऐसे सिंगल वाले बच्चे, तो वो जब भी सेना में जाते हैं तो वो जो भारत की सिपाही कर लेते हैं, वो चाइना वाले नहीं कर पाते हैं। इसलिए अक्सर देखते हो कि चाइना के जो सिपाही है वो भारत की तरफ धमकी देते हैं, सीमा की ओर कूच करते हैं, पर लड़ते नहीं है। और जब लड़ते हैं थोड़ा बहुत अगर कभी, तो मार खाते हैं वो लोग। तो चाइना के पास कभी लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, 62 की लड़ाई को अगर छोड़ देते हैं तो। और उसने कभी किसी देश पर हमला भी नहीं किया। जैसे अमेरिका, इजराइल है, लगातार ट्राई किया करते हैं, कहीं इराक है, कहीं ईरान है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में ट्राई कर लेंगे, लेकिन चाइना ने कभी ट्राई नहीं किया। अब उसके हथियारों को, चाइना के हथियारों का भी पाकिस्तान ने ट्राई किया, तो पता चला कि भारत के ऊपर मिसाइल भी गिरी लेकिन फटी नहीं। तो इसलिए चाइना को डरने को, बना तो बहुत सारे प्रोडक्ट रहा है, लेकिन वो क्या सही है, इसकी टेस्टिंग सही से नहीं हो पा रही है। तो उनका कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ेगा। पर चाइना को खुद में डाउट है कि यार मार्केट ना खराब हो जाए अपनी। अभी कि हमने ये हथियार बनाया, ये फला बनाया, वो डेली चला करता है उनका। अभी कुछ दिन पहले देखो, नाम सुना होगा, भारत में एक तेजस था और वो क्रैश हो गया है, दुबई में क्रैश हो गया। तो वहां पर चल रहा था कि भैया ये प्रदर्शनी चल रही थी, अगर वो क्रैश ना होता तो दुनिया के बहुत सारे देश खरीदते, क्या खरीदते, तेजस। तो या तो उसको क्रैश करवा दिया गया, जिससे मार्केटिंग भारत की ना हो पाए। जैसे ब्रह्मोस भारत ने मारा पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम जो चाइना से लिया था उसने, वो ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया। तो दुनिया के अधिकांश देश मांगने लगे हैं कि हमें चाहिए ब्रह्मोस। उसके लिए मिसाइलों को टेस्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी के ऊपर मारना पड़ेगा, तभी उसकी मांग बढ़ेगी। तो ब्रह्मोस की लगातार मांग बढ़ रही है। तो भैया चलते हैं हम लोग महाविभाजक वर्ष ना, जब जनसंख्या घटेगी तो क्या कहेंगे, तो लिखो वर्ष 1921 को, वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा गया है। महाविभाजक वर्ष कहा गया है क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या में कमी आई थी, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या में कमी आई थी। अगला पॉइंट लिखो, वर्ष 1951 को, वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष माना गया है। वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष, यहां से क्या हो गई, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष माना गया है। एक पॉइंट और लिख लो, वर्ष 1951 से वर्ष 1981, 30 साल का बीच का गैप ना, वर्ष 1951 से वर्ष 1981 के दशक को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, मतलब बहुत तेजी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी।
जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण है अशिक्षा भी एक बड़ा कारण है। लोग शिक्षित नहीं है तो उनके पास उत्पाद नहीं है कि जनसंख्या रोक दी जाए, कैसे रोकी जाए, या बचत कर लेते हैं बेचारे। आप चलते हैं जबकि सरकार सब सुविधाएं की हुई है कि भैया फ्री में ले जाइए आप ना, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अब जनसंख्या जो है हमारे देश में पूछेगा डाटा 2011 का डाटा पूछेगा तो एक हेडिंग लो जनगणना 2011, एक हेडिंग डालना है जनगणना 2011। हाँ 500 रुपए बेचारा कमा के ला रहा है, उसमें उसको पीना भी है, अन्य खर्चे भी हैं, तो यही धीरे धीरे करके बचाता है वो। तो जनसंख्या जनगणना 2011 की डाटा में क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे कि भैया हमारी जो भारत की जनसंख्या वो कितनी हो गई है, कितने करोड़ है। हाँ हाँ तो नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते होंगे कि हमारा देश 140 करोड़ का हो गया है, जबकि जनगणना 2011 कहती है कि लगभग 121 करोड़ लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी बार बार आते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, बड़े बड़े लीडर कई सारे बोलते हो कि हमारा भारत जो है 140 करोड़ का है, नहीं कहते हैं। तो सरकार कैसे जानती है, नरेंद्र मोदी कैसे पता कि 140 करोड़ हो गए। हाँ मतलब आपके घर में अगर आप प्रोसेस शुरू करेंगे सबसे पहले सरकार को पता चलता है भैया। आंगनवाड़ी वाली बहन जी आती हैं और सबसे पहले स्टैंड मेंटेन करती हैं और कहती हैं कि भैया टीका लगाने आ जाना, टीका लगवाने ना, 3 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में जांच बराबर चलती है। सरकार, बच्चा पैदा भी नहीं होता बस सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है कि बच्चे बनने का प्रोसेस शुरू हो गया फला घर में, और उसके लिए लगातार अप्लाई किया जाता है। तो एक योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। उस योजना में सरकार 6,000 रुपए भी देती है। 6,000 रुपए इसलिए देती है कि घर वाले अगर उसको, महिला को खाने पीने की व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो बढ़िया उस 6,000 रुपए में खा पी ले। लेकिन सरकार, मतलब एक दिक्कत इस मामले पर है, सरकार वो 1,000 रुपए तो दे देती है और 5,000 रुपए डिलीवरी के बाद देती है। तो वो 5,000 रुपए तो महिला को मिलते नहीं है, वो बाद में मिलते हैं, तो बाद में उसको खाने पीने को मिलता नहीं है। उसको बाद में होता है कि पड़े रहने तो भैया बैंक में ना काम आएंगे। तो सरकार ये कह रही कि 6,000 तो मिल ही जाएंगे, घर वालों अभी 5-6 हजार लगा लो, महिला को खिला पिला दो। फिर भी ऐसा नहीं होता है तो सरकारी अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, बराबर जांच होती है और लगातार जैसे जाएंगे सरकारी अस्पताल तो वहां तो सीधे आपको एक गोली पकड़ा देगा, आयरन की गोली, तो शरीर में रक्त की कमी ना हो पाए। प्रसव की सुविधा भी दी जा रही है। जैसे किसी घर में कोई गर्भवती महिला है तो वो कितने नंबर डायल करे कि एम्बुलेंस आ जाए, तो 108 आएगी और जैसे गर्भवती महिला को देखेगी वो तुरंत लौट के चली जाएगी। उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा, 102 डायल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 102 वाली गाड़ी अलग बनी होती है, ऊपर से बाहर से देखने में एक जैसी लगेंगी लेकिन उसमें सुविधाएं ज्यादा बेहतर होती हैं 102 वाली में। और मतलब जैसे आप कई बार सांकर खराब हो जाते होंगे ना मोटरसाइकिल के, चलो अच्छा भैया छोड़ते हैं। तो कितना डायल करना है, 102 डायल करना है। सरकार सब कुछ क्या दे रही, फ्री दे रही। तो लिखो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है। भारत की आबादी 121 करोड़ है। भारत की आबादी 121 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी, इसको बहुत ध्यान से लिखना है आपको, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। 19 करोड़ 98 लाख 12,341 व्यक्ति हैं। हाँ लगभग आप 20 करोड़ भी मान सकते हैं या 19.98 करोड़ मान सकते हैं। 19 करोड़ 98 लाख 12,341 व्यक्ति हैं।
अब पूरी दुनिया जो है उसमें से पूछेगा कि भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ है ना, भारत की आबादी। इस पूरी दुनिया की आबादी में भारत की आबादी कितने परसेंट है? तो भारत की आबादी कितने परसेंट है? 17.5। फिर भारत की जितनी आबादी है उसकी आबादी का यूपी कितने परसेंट है? 16.5। तो लिख लो विश्व की आबादी का, विश्व की आबादी का, विश्व की आबादी का भारत 17.5% है। विश्व की आबादी का भारत की आबादी 17.5% है, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का भारत, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.42% है। जबकि विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.42% है। यानी दुनिया का 2.5% एरिया हमारे पास है, लेकिन आबादी कितनी लिए बैठे हैं? 17.5%। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि हमारे यहां जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा होगा। लोग वो घर आसपास बहुत जल्दी बने होंगे, नजदीक नजदीक है ना, लेकिन कई इलाके ऐसे होंगे जहां दूर दूर बने होंगे। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो एक घर है, फिर कुछ दूर बाद दूसरा घर होगा, हो सकता है बगल में बना हो, लेकिन फिर कई किलोमीटर तक आपको दूसरा तीसरा घर नहीं मिलेगा आपको। जैसे पूछेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। वहां पर 1 किलोमीटर में लगभग औसतन 17 लोग रहते हैं वहां। और अपने यूपी की बात करें तो लगभग 829 लोग रहते हैं, है ना। हाँ, तो चलते हैं हम लोग और कुछ बातें देखते हैं। सबसे ज्यादा तो खैर आपका बिहार का है, वो अलग बात है, लेकिन यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखो, भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश, भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश 16.5% है। 16.5% है, जबकि उसका क्षेत्रफल, जबकि उसका क्षेत्रफल 7.33 है। जबकि उसका क्षेत्रफल 7.33 है। यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का यूपी कितने परसेंट है? 7.3। पूरे भारत की जनसंख्या का यूपी कितने परसेंट है? पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का भारत कितने परसेंट है? तो 2.5% के आसपास है, या 2.4 कह सकते हो आप। और जनसंख्या कितने परसेंट है? अब जो हमारा देश है वो 2001 में जनगणना हुई होगी पहले, इससे पहले फिर हुई है 2011 की। इस 10 साल में हमारे लोग कितने परसेंट बढ़ गए? तो पूछेगा भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.7, लेकिन यूपी वाले और ज्यादा बढ़ा दिए। यूपी की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 20.2%। तो पूछेगा कि भारत की 10 की वृद्धि दर बताओ और यूपी की, तो पूछेगा कि जो भारत की औसतन जनसंख्या वृद्धि दर है उससे उत्तर प्रदेश की औसत दर कम है कि ज्यादा? तो ज्यादा है। तो यूपी की जनसंख्या क्या हुई है? ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी है। आप धीरे धीरे इस पर क्या होगा, अभी ना 10 साल 15 साल बाद ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हम लोगों की पीढ़ी है, अभी ना सबके घरों पर आपके यहां टेलीविजन हो गया होगा, नहीं हो गया? नहीं टेलीविजन तो मोबाइल तो है ही है। पहले वाली पीढ़ी के पास सब चीजें थी? नहीं थी। अब आपके घरों पर देखते हो ना तो पंखा कूलर एसी आ गया होगा, पहले था? तो ये सब जो चीजें, सुविधा की चीजें बढ़ रही हैं, ये जनसंख्या को रोकती हैं। ऐसा कहते हैं एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है मल्थास नाम है, कहते हैं कि जितनी भी सुविधाएं आएंगी उन सुविधाओं के आने से क्या है, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जब पैसा ज्यादा आएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, आपके लिए आरामदायक चीजें आएंगी और आदमी धीरे धीरे मक्कार होता चला जाएगा। लिख लो अच्छा इस बात को, लिखो अच्छा इस वाले पॉइंट को लिखो, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। मक्कारी बहुत सारे कामों के लिए हम कह रहे थे। और ज्यादा आप सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो काम करने की क्षमता है, धूप में जाने की क्षमता, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जैसे यहां पर रह रहे कई साल तक आप रहते रहे, अगर मान लो कंटिन्यू यहीं पर, तो फिर वहां पर आपको गेहूं काटना होगा तो काट पाएंगे? काटेंगे, मजबूरी है, लेकिन जितने कुशल पहले रहेंगे उतने कुशल नहीं रहेंगे। अगला पॉइंट लिखना, ये वाला पॉइंट लिख लिया ना आप लोगों ने? नहीं लिखा भी? लिखो। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.2% है। 20.2%। यहां तक छूटा तो नहीं किसी का? छूटा हो तो बता देना, छूट गया क्या? भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है और उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.2% है। तो भारत के साथ तुलना कराते भी देख रहे हैं हम लोग ना। अब देखो, एक प्रश्न और पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है। बहुत लाइनें नहीं लिखना है, आप लोग सीधे इसे लिख लिया करो ना। जनसंख्या घनत्व तो एक हेडिंग बना ली हम लोगों ने, एक तरफ लिख लो भारत, एक तरफ लिख लो उत्तर प्रदेश। भारत में कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और यहां पर यूपी कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते हैं? 829। और भारत में कितने रहते हैं? 382 रहते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं लिंगानुपात का। भारत का लिंगानुपात कितना है? और उत्तर प्रदेश से कितना है? 1000 पुरुष में 912 महिलाएं हैं। यहां पर 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। लेकिन भारत के औसत से लिंगानुपात यूपी का क्या है? कम है। अब अगली बात है कि भैया शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। इसमें भी देख लेते हैं भारत और उत्तर प्रदेश। तो भारत का कौन बताएगा? भारत का कितना है? 10 रुपए इनाम है। यूपी का है 902 और भारत का कितना है? 919 है। साक्षरता पता है भारत की कितनी है? भारत की हाँ लगभग 74। तुम्हारी बात सही है, लगभग। लिख लो अच्छा जल्दी से इसको भी। लिख गया सबका? जबकि पिछले सालों से कुछ सुधार हुआ है। यूपी में सुधार हुआ है और भारत में हुआ। पहले 933 हुआ करता था, अब कितना हो गया है? 943। ये जो यूपी का लिंगानुपात है 912 है ना, इतना ही लिंगानुपात पाकिस्तान का भी है। तो पूछेगा कि पाकिस्तान का लिंगानुपात अगर पूछ ले तो बता देंगे 1000 में। अच्छा, केरल का लिंगानुपात पता है आप लोगों को? 1000 पुरुषों में 1084 महिला। कितनी? 84। इतना ही लिंगानुपात बांग्लादेश का है, 24 है। आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है जौनपुर पड़ता है ना। तो यूपी में 1024 है, 1019 आजमगढ़ का है, 1017 देवरिया का है। इसके अलावा सब जगह 1000 से कम है, ठीक है। लेकिन केरल का पूछे तो 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं, तो वहां 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। तो यहां पर देखो कम है भैया आपके ना, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे टहल रहे होंगे।
चलो अच्छा, साक्षरता देख लेते हैं। लिख गया था ना ये वाला सबका। साक्षरता भारत में कितनी है? हाँ, आवश्यकता नाप लिख सकते हैं। और यूपी कितनी है? जबकि पिछली बार यूपी में 56% थी, अब कितनी हो गई है? 67, लगभग 11% की क्या हो गई है? वृद्धि। तो साक्षरता में यूपी में क्या हुई है? वृद्धि आई है। हाँ, नेपाल का पता नहीं कितना। कोई है क्या नेपाल पर? नहीं, भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है ना, इधर उधर की शादियां हो जाती हैं। हाँ हाँ, शादी तो कहीं भी हो सकती है भैया, भारत के बाहर नेपाल तो क्या कहीं दुनिया में कर सकते हो आप? वो देखो सचिन ले आया पाकिस्तान से, सीमा हैदर को ले आया। तो कोई बेचारा दुश्मन देश से भगा के ले आया वो भी ना, बॉर्डर सीमा पार करते हुए। बाकी सानिया मिर्जा, शोएब मलिक, अब खैर उनका खुला हो गया है ना, अब वो पति पत्नी नहीं रहे। दुनिया मतलब भारत में पहली बार इंटरनेशनल जो शादी करी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। वो सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का था, उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना के साथ विवाह कर लिया था उसने। तो हमारे देश में ना बाहर से लाने का बहुत शुरुआत से लोगों का रुझान था। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, सोनिया गांधी को ले आए। तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा तभी बाहर से आएगी, नहीं तो यही देश में नहीं मिलेगी। चलो अच्छा, अब उत्तर प्रदेश का डाटा लिखते हैं, जिलावार डाटा लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो अच्छा भैया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला। क्योंकि यूपी में पूछेगा तो जिला पूछेगा। तो पहले नंबर पर कौन है? जौनपुर। जौनपुर में है 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं। आजमगढ़ में 1000 पुरुषों में 1019 महिलाएं। तीसरे नंबर पर है आपका देवरिया, यहां पर 1000 पुरुषों में 1017 महिलाएं। अब ऐसे पूछ लेगा कि सबसे कम कहां पर है, न्यूनतम लिंगानुपात। तो सबसे कम कहां पर है आपका? गौतम बुद्ध नगर। यहां पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? लगभग 149 कम है यहां पे। और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है? आपके कानपुर के ठीक बगल में। तो हमीरपुर में भी क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर में कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों में 851। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे भारत में कहां पर है? तो केरल में। यूपी में कहां पर है? जौनपुर में। साक्षर भी है। अमूमन ना मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पुरुष महिलाएं भेदभाव कम करते हैं, इसलिए केरल नंबर 1 है। लेकिन यहां पर यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में सबसे साक्षर यही है, सबसे कम लिंगानुपात यहीं का है। तो कई बार पढ़े लिखे लोग भी वही गलती करते हैं जो कम पढ़े लिखे वाले करते हैं। दो ही आदमी सन की होते हैं, या तो नहीं पढ़ा लिखा होगा या तो ज्यादा पढ़ गया होगा, है ना। तो हमारे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसे कहा जाता है पढ़ा लिखा परंतु मूर्ख राजा कहा जाता है। उसके मरने पर लिखा गया
कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उसके जो कारनामे थे वो सारे कर सोचा अच्छे के लिए होगा उसने, लेकिन सब उल्टा बैठ गए। उसने एक दिन सोचा कि किराचिल में हमला करते हैं। किराचिल एक इलाका था, वहां पर 3,71,000 सिपाहियों की भर्ती करी और सबको 1 साल का एडवांस दे दिया। और पहाड़ी इलाका था, पार करना था, ठंडी में आधे मर गए वहीं पे, और आधे घर में ठंडी खा चुके थे तो घर में आके मर गए। कोई जीत हार नहीं हुई, पैसा भी गया, सिपाही मर गए। फिर उसने खुरासन पर भर्ती किए 1 लाख और सबको पेमेंट 1 साल का दिया। अब ये ईरान के साथ राजा के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम सब मिलकर हमला करेंगे। उधर ईरान के राजा का तख्ता पलट हो गया तो अभियान ही नहीं शुरू हो पाया। तो उसने कहा कि अपनी राजधानी जो है वो क्या कर देंगे, हम देवगिरी कर देंगे, जिसे दौलताबाद नाम रख दिया। वहां गया, सब सामान लेकर गया था, दिल्ली का पूरा सामान लेकर गया था जो राजा को चाहिए ना, बैठने उठने के लिए, खाने पीने की, दरबारी में सब लेकर वहां पहुंचा। और उस टाइम पर कठिन काम रहा क्योंकि ट्रेन रही नहीं थी, तो सब हाथी घोड़े से लद कर गया होगा। और जैसे गया वहां पर बैठा, सामान वामान रखा, पता लगा प्लेग फैल गया, तो फिर आगे लौट के चलो लेकर चलो। तो फिर लेके दिल्ली नहीं गया, पहले कन्नौज गया, फिर कन्नौज से फिर दिल्ली ले गया। तो जितने काम कर रहा सब उठ पटांग काम है ना। अब उसके काम पर लोग परेशान थे, तो लोग उसको लेटर लिखते थे, लेटर लिख के उसके घर के सामने फेंक के चले जाते थे। और जो लेटर लिख रहा है वो भाग जाता था, और जो नहीं लिखे वो खड़े रहते थे। और वो जब लेटर पढ़ता था उसमें गाली लिखी होती थी, जो दिखाई दे जाता था उसको बैठा के बहुत मारता था। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि यार हमने तो लिखा नहीं है, पर वो जिसको पकड़ता था उसको बहुत मारता था। जबकि कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा था, ज्योतिष, संस्कृत, खगोल शास्त्र, नक्षत्र का बहुत बड़ा जानकार था। आप चलते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है कहां का। तो कहां का है? यूपी में। अरे प्रयागराज हम भी लिख दें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो प्रयागराज का है कि गाजियाबाद का है? गाजियाबाद का। प्रयागराज की जनसंख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, पर घने घर दिल्ली के पास है ना, तो यहां पर किराए में लोग ज्यादा रहते हैं। यहां पे एक एक घर में कई लोग रहते, तो जनसंख्या घन तो मतलब जहां पर जब सघनता से बैठे हो, जैसे कमरा पूरा फुल हो जाए, यहां लड़के आओ 100 एडमिशन हो जाए मान लो, अब तो नहीं होंगे, मान लो हो जाएंगे, तो आपको पास पास नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे बीच में देखो गैप है, एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, तो फिर नजदीक बैठना पड़ेगा। यही है जनसंख्या का। और सबसे कम कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है? कहां पर है जल्दी बताओ। ललितपुर जिला में। और लिख लो भैया कुछ बातें। लिंगानुपात आप लिख ही चुके हो। आप पूछेगा कि भैया बताओ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है लखीमपुर। और छोटा कौन सा है? न्यूनतम कौन सा है? हापुड़, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये आपको ऑप्शन में हापुड़ नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे वहां? हापुड़ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हापुड़ 2011 के बाद बना है, उस समय हापुड़ नहीं था उस समय, तो इसलिए वहां पर हापुड़ नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो हापुड़ नहीं, रियलिटी में हापुड़ सबसे छोटा है, ये बात पक्की है। लेकिन जनगणना 2011 के टाइम पर हापुड़ जिला नहीं बना था। तो न्यूनतम अगर पूछेगा छोटा कहां पर है, तो जल्दी बताओ। आप समझे? महोबा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैन। नहीं नहीं, अब अगर क्वेश्चन ये जनगणना अगर लिखा होगा, जनगणना लिखा होगा 2011 के अनुसार, तो फिर वहां हापुड़ मिलेगा ही नहीं। और अगर जनगणना नहीं लिखा होगा तब आप हापुड़ करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे छोटा पूछेगा तो महोबा ही करना है। अगर जनगणना नहीं कह रहा है तो फिर आपको उत्तर हापुड़ करना है, क्योंकि हापुड़ का निर्माण अखिलेश यादव के टाइम पर हुआ था। अखिलेश जी बने 2012 में, और जनगणना हाँ हीरा लिखा है।
चलो अच्छा, अब आगे कुछ घाटा लिखते हैं भैया। लिंगानुपात कहां पर थे तो लिख लिया, अब साक्षरता लिख लेते हैं। लिख लो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहां पर है न्यूनतम? तो श्रावस्ती में है। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां के हैं? श्रावस्ती के। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, है ना। तो वो लोग केवल उन्हीं को उपदेश ले लिए, फिर आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं समझी। सबसे ज्यादा वाला ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे वाला जो है न्यूनतम वाला है। अब देखो एक डाटा और पूछ लेगा, उसमें कानपुर आगे निकल जाएगा आपका। पूछेगा महिला साक्षरता में। तो महिला साक्षरता में कौन है? कानपुर नगर। और कम पूछेगा न्यूनतम अगर, तो श्रावस्ती। हाँ हाँ, सब टोटल हर मामले में पीछे। ऐसे पूछेगा कि बताओ भारत में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, तो बिहार में। और अगर पूछे सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है, तो राजस्थान में। महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी कहां की है? राजस्थान की। और सब पुरुष महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर भी कहां पर है? तो राजस्थान में। अब जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात और क्या बचा? अच्छा, अनुसूचित जात जनजाति लिख लेते हैं। आगे बढ़ा लें? लिखना है क्या अभी? लिख लो भैया। लिख गया? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहां पर है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अधिक कहां पर है? सोनभद्र में। और सबसे कम पूछेगा, तो सबसे कम कहां पर है? बागपत पर। बागपत से कौन से प्रधानमंत्री थे? बागपत जिले से किस प्रधानमंत्री का संबंध है? तो चौधरी चरण सिंह का। कुछ डाटा नोट करके लिख लो। अच्छा भैया, पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जात के लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में। जनजाति का पूछता तो कहां पर? तो लिख लो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जात की आबादी है। और जनजाति को पूछेगा तो एमपी कर देना। सबसे ज्यादा पूछेगा एससी के लिए लोकसभा में आरक्षण भी कहां पर है, तो यूपी में। सबसे ज्यादा एसटी के लिए आरक्षण कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। 6 सीटें वहां पर रिजर्व है, यहां पर 17 सीटें रिजर्व है। दो 2011 की जनगणना का पूछेगा लोगो क्या था? क्या था? प्रगणक शिक्षिका। वो पूछेगा कि स्लोगन क्या था, ध्येय वाक्य क्या था। स्लोगन अगर पूछेगा तब बताएंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये ना देखा होगा जनगणना करने वालों को जो बैग मिलता था ना, उसमें ना एक रजिस्टर लिए महिला का चित्र बना था, उसे कहते हैं प्रगणक शिक्षिका कहते हैं। और स्लोगन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस पे साक्षरता
केरल, केरल में 94% है, वहां 91% है। कि मिजोरम में पूछ लिखा होगा, एसटी लिखा होगा। जैसे एमपी बताया ना आप, तो आबादी में एमपी परसेंटेज में मिजोरम है। लिख गया इतना। जनगणना। अब एक टॉपिक आप लोगों के बताए थे, कुछ टॉपिक और बताए थे ना जो पढ़ने आपको। अब डालो अच्छा, संगीत घराने। संगीत घराने। टाइम हो गया होगा ना, बंद कर। संगीत घराने